Hello everyone. Let us continue with PGBP. आज की क्लास में आप देखेंगे फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का डिडक्शन। वैसे सच पूछिए तो आज की तारीख में ये सेक्शन बिल्कुल रिडंडेंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी आज की तारीख में अपनी इंप्लॉइज की फैमिली प्लानिंग नहीं करा रही है, तो ऐसा खर्चा हो ही नहीं रहा है कि इसके डिडक्शन की आवश्यकता पड़े। Actually, this provision was made in 1977 when Indira Gandhi imposed family planning. Forced family planning उन्होंने इम्पोज किया था। उन्होंने कंपनी से कहा कि आप अपने एम्प्लॉयज की फैमिली प्लानिंग करा दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड फैमिली प्लानिंग। बेसिकली द मेल और फीमेल विल हैव टू अंडरगो सर्टेन ऑपरेशन जिससे वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। राइट, उस समय हमारे देश का नारा था हम दो हमारे दो। लेकिन सच पूछिए तो इतनी जबरदस्ती से ये फैमिली प्लानिंग कराई जा रही थी कि किसी के एक बच्चे हैं या किसी के बच्चे नहीं है उनका भी फैमिली प्लानिंग हो गया। राइट, और हम लोग कहते हैं ना कि 60 सालों से कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो एक बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी और इसी एक्ट की वजह से गिरी थी। ठीक है, जो इंदिरा गांधी ने फैमिली प्लानिंग इंपोज की थी, फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग इंपोज की थी 1977 में, और कंपनीज को कहा था कि आप अपने एम्प्लॉय को पकड़ पकड़ के सबकी फैमिली प्लानिंग करा दीजिए। सच पूछिए तो आज हम कहते हैं ना कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो शायद वो उसी एक्टिविटी की वजह से यहीं पे टिकी है, नहीं तो न जाने आज कितनी होती। राइट, बहरहाल आज की तारीख में तो ये खर्चा होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये काम कर ही नहीं रही है, तो ये खर्चा होगा ही नहीं, तो इसके डिडक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट सिंस ये सेक्शन आज भी जीवित है, ये प्रोविजन आज भी जीवित है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और इनफैक्ट आता भी है, तो आपको तैयार करना पड़ेगा। वैसे तो मेरी अगर माने तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसे सेक्शन आने भी नहीं चाहिए एग्जाम में जो आज की तारीख में रिडंडेंट है, जिनका यूज नहीं है। भले सेक्शन है लेकिन अगर उसका यूज नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली मार्केट में, तो ऐसे सेक्शन पे क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए। बट यू विल फाइंड कि फैमिली प्लानिंग पे तो प्राय क्वेश्चन आता रहता है, मतलब हर समय आता ही रहता है। तो चलिए आइए सीखते हैं क्या है ये फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। एनी बोनाफाइड एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए कंपनी, ध्यान दीजिएगा ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलता है। ऑब्वियसली देखिए, एक इंडिविजुअल के पास, एक फर्म के पास, इन सब के पास कितने इंप्लॉइज होंगे? ज्यादा नंबर ऑफ इंप्लॉइज कहाँ होते हैं? कंपनीज में होते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में ज्यादा लेबर्स होते हैं, तो ये सब कंपनीज ही होती हैं। राइट, तो ये डिडक्शन भी सिर्फ कंपनीज के लिए ही था। और इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी ने कहा भी किनको था? इन्हीं कंपनीज को ही कहा था कि आप अपने इंप्लॉय की पकड़ पकड़ के फैमिली प्लानिंग कराइए। तो एनी बोनाफाइड एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉइज। अच्छा, अब इसके लिए सेक्शन अलग से बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में वही खर्चा अलाउ होता है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। एक बात बताइए, इंप्लॉय की फैमिली प्लानिंग करा देना, क्या इसका बिजनेस से कोई लेना देना है? आंसर इज नो। तो ये खर्चा तो अलाउ ही नहीं होता, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड खर्चे ही अलाउ हो सकते हैं। तो इसके लिए अलग से सेक्शन बनाया गया कि भाई ये खर्चा तो अलाउड है। इज अलाउएबल एज डिडक्शन, कि अगर कोई बोनाफाइड एक्सपेंडिचर कंपनी इंकर करती है, किस लिए? फॉर पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉइज, इज अलाउएबल एज डिडक्शन। इफ हाउएवर, अच्छा आज भी अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, फैमिली प्लानिंग पे खर्चा करती है एम्प्लॉइज के, तो क्या वो खर्चा अलाउ हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। इफ हाउएवर सच एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर, अगर ये खर्चा कैपिटल नेचर का है। अब फैमिली प्लानिंग का खर्चा कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर कैसा हो सकता है? देखिए, अगर एक कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को किसी अस्पताल में डॉक्टर के पास भेजती है और वहां करवाती है, और जो भी अस्पताल का खर्चा होता है वो कंपनी पे कर देती है, तो ये खर्चा तो रेवेन्यू खर्चा हुआ। लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने पता है क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई हर समय एम्प्लॉइज की फैमिली प्लानिंग करानी है, तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग करने के लिए क्या किया, एक कमरे में मिनी हॉस्पिटल ही बना लिया। जो भी बेड्स वेड्स की आवश्यकता होती है हॉस्पिटल में, वो सब रख लिया। एक दो डॉक्टर को हायर ही कर लिया कि चलो तुम दिन भर हमारे इंप्लॉय की फैमिली प्लानिंग करो, दिन भर जो भी ऑपरेशन रिक्वायर्ड है उसका दिन भर करते रहो। तो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह खुद ही खरीद लिए कंपनियों ने, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कि उन्होंने खुद ही एक मिनी हॉस्पिटल क्रिएट कर दिया, तो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह भी खरीद लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो if however such expenditure is of capital nature, 1/5 of such expenditure, 1/5 of such expenditure is allowable as deduction for the previous year in which it was incurred.
1/5 खर्चा अलाउ हो जाएगा, अगर कैपिटल खर्चा है तब 1/5 खर्चा अलाउ हो जाएगा जिस साल खर्चा हुआ है, और बाकी 4/5 कैसे होगा, 1/5 करके आने वाले 4 सालों में, ठीक है, 1/5 करके 5 सालों में आपको ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड and the balance is deductible in equal installment in next 4 years. Let me make this very clear. खर्चा सिर्फ और सिर्फ कंपनी को अलाउ होगा, रेवेन्यू खर्चा होगा तो तुरंत अलाउ हो जाएगा सेम ईयर में, लेकिन अगर कैपिटल खर्चा कंपनी ने किया है तो 1/5 करके 5 सालों में अलाउ होगा, पहली 1/5 की इंस्टॉलमेंट आपको अलाउ हो जाएगी जिस साल आपने खर्चा इंकर किया कैपिटल एक्सपेंडिचर का. No deduction is available under this section in case of non-corporate SSC. दूसरा, एनी फैमिली प्लानिंग, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट shall be set off and carry forward as if it is unabsorbed depreciation. I have already told you when I was talking about scientific research capital expenditure कि आप जो प्रॉफिट निकालते हो ना, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन ही नहीं, आप निकालते हो प्रॉफिट बिफोर 3 आइटम्स. व्हाट आर दोस 3 आइटम्स? आप निकालते हो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड ये तीनों चीज उसमें से डिडक्ट होती है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल बिफोर दीज आइटम्स. मैं आपको बताता हूं. प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये था 5 लाख रुपए. ठीक है, आपका डेप्रीशिएशन है 2 लाख, आपका साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1 लाख और फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है 3 लाख. ठीक है, अब ये आपको अलाउ कितना होगा? डेप्रीशिएशन 2 लाख रुपए अलाउ हो जाएगा, हाँ जगह है, अलाउ हो जाएगा. साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी जगह है, अलाउ हो जाएगा. और फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 1/5 अलाउ होता है ना, 60,000 एक साल में अलाउ होता है, 60,000 ये भी अलाउ हो जाएगा, 3,60,000. तो पीजीबीपी कितना आ जाएगा? 1,40,000, 1.40 लाख, ये हो गया पीजीबीपी. ये तीनों घट पाया क्योंकि प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल था बिफोर, प्रॉफिट अवेलेबल था मेरे पास बिफोर दीज आइटम्स. ठीक है, प्रॉफिट बिफोर दीज आइटम्स वाज 5 लाख रुपीज. आई हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, सो देयर इज नथिंग अनअब्सॉर्ब्ड. एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं. प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 5 लाख है. ठीक है, डेप्रीशिएशन 4 लाख. ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर 50,000. ठीक है, और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 लाख. ठीक है, तो ये 4 लाख घट जाएगा, 50,000 ये भी घट जाएगा, 0.5 लाख, और ये डिवाइडेड बाई 5 करके 60,000 घटाने को मिलेगा 0.6 लाख. लेकिन क्या 0.6 लाख की जगह है? नहीं, 0.6 लाख की जगह नहीं है. तो हम इसमें घटा कितना पाएंगे? हम इसमें से घटा पाएंगे सिर्फ 0.5 लाख. तो पीजीबीपी हमारा हो जाएगा नील. पीजीबीपी तो नील हो गया. और अनएब्जॉर्ब्ड इसमें क्या बच गया? अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बच गया 10,000 रुपये का. बाकी 2,60,000 रुपया, जैसे 3 लाख में से डिवाइडेड बाई 5 करके 60,000 इस बार घटाना था ना, अभी 60,000 तो अगले साल घटाना है, तो उसके लिए अभी आप बात मत करो. अभी आपके पास फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी चार्ज ही नहीं हुआ है वो 2,40,000 का बाकी है, वो 60,000 करके आगे चार्ज होगा. अभी 60,000 चार्ज करना था, जितना चार्ज करना था जो नहीं कर पाए, जो चार्ज ही नहीं करना था उसकी बात मत करो. ठीक है, जो चार्ज करना था नहीं कर पाए वो अनएब्सॉर्ब्ड है. अब ये 10,000 फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर अनएब्सॉर्ब्ड कहां जाएगा? अब ये कहां से एडजस्ट होगा? ये एडजस्ट कहां से होगा? फ्रॉम अदर बिजनेस. अगर नहीं हो पाया तो फ्रॉम अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी, जैसा डेप्रिसिएशन के साथ होता है बिल्कुल वैसे ही होगा, एक्सेप्ट सैलरी. फिर उसके बाद अगर यहां से भी नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा.
कैरी फॉरवर्ड हो के सेम बिजनेस, कैरी फॉरवर्ड हो के अदर बिजनेस, कैरी फॉरवर्ड हो के फ्रॉम अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी। और कब तक होगा ये? इनडेफिनिट पीरियड तक होगा, ठीक है। जब तक कर सकते हो करते रहो एडजस्ट, ये तरीका है। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर अनअब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट डजंट मैटर, ये सारी चीजें एक जैसे ही ट्रीट होती है। चलिए मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कितना है प्रॉफिट बिफोर इतना सारा आइटम? ये है मान लेते हैं 5 लाख रुपया, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन कितना है, साइंटिफिक रिसर्च का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपया, साइंटिफिक रिसर्च का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है आपको 3,50,000, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख, फैमिली प्लानिंग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है आपको 2 लाख और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 4 लाख। चलिए अब इसमें से आप बताइए क्या क्या घटेगा। पहले तो रेवेन्यू खर्चे आप घटा लीजिए, उसको जितना है उतना घटा सकते हैं, ये निगेटिव भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 चीजों को नहीं घटाया जाता है, डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू खर्चे हैं उनको तो आप घटा ही सकते हैं, उसमें थोड़ी ना कोई लिमिट वगैरह लगती है। तो 3,50,000 ये हम घटा सकते हैं अभी और 2 लाख घटा सकते हैं। ये निगेटिव हो रहा है, होने दें, हाँ होने दो भाई, -50,000 हो गया। ये क्या है आपका? ये कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंस ये पहले ही निगेटिव में है तो अब ये तीनों आइटम घट ही नहीं पाएंगे, तो यही क्या बन गया? पीजीबीपी। पीजीबीपी -50,000 हो गया, घटा ही नहीं पाए। अब बाकी जितना भी है सब अनएब्जॉर्ब्ड हो गया, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बन गया, अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर और अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना रह गया? 2 लाख, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर 4 लाख डिवाइडेड बाई 5। अरे इस साल तो 80,000 ही घटना था ना, 150 घटना था। जो इस साल घटना था और नहीं घट पाया वो है अनएब्जॉर्ब्ड। बाकी तो 80,000 करके आगे वाले सालों में घटना है, तो आगे वाले सालों में घटाना होगा। जब नहीं घट पाएगा तो वो भी अनएब्जॉर्ब कहलाएगा, लेकिन जब नहीं घट पाएगा तब, ठीक है। अब ये तीनों ही अनएब्जॉर्ब क्या होंगे? तीनों के तीनों अनएब्जॉर्ब कैरी फॉरवर्ड होंगे। नहीं, पहले तो दूसरे बिजनेस से एडजस्ट होंगे, दूसरे बिजनेस से नहीं हो पाया दूसरे हेड से होंगे एक्सेप्ट सैलरी, नहीं हो पाया तो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और इनडेफिनिट पीरियड के लिए एडजस्ट होते रहेंगे जब तक इनकी इच्छा हो। यहाँ पे इसी को मैंने एक चार्ट से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी एसएससी है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली डिडक्टेबल, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5। अदर एसएससी में रेवेन्यू फुल्ली नॉट डिडक्टेबल और कैपिटल भी नॉट डिडक्टेबल। भाई अदर एसएससी में डिडक्टेबल ही नहीं होगा, सिर्फ कंपनी एसएससी के लिए ही ये डिडक्शन है, राइट। चलिए आगे देखते हैं अब। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट में हम बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को एसटीटी और कमोडिटी ट्रांजैक्शन को सीटीटी, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ये टैक्स लगता है। ये टैक्स लगता कहां है? ये टैक्स लगता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अगर आप शेयर्स पे
या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री करते हो, तो ऐसे में आपके ट्रांजैक्शन पे, खरीद बिक्री पे क्या लगता है? एसटीटी। देखिए ये टैक्स इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, ये टैक्स ट्रांजैक्शन का टैक्स है और स्टॉक एक्सचेंज में लगता है, खरीद बिक्री पे लगता है। इसका प्रॉफिट या लॉस से भी कोई मतलब नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टैक्स एंड दिस इज अ ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, आप खरीदेंगे तो लगेगा, बेचेंगे तो लगेगा, ये पॉइंट्स में होता है। इट इज लेस देन इवन 1%, 0.01%, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से होता है। जितने वैल्यू का आप ट्रांजेक्शन करते हो, खरीद या बिक्री, उस पर ये लगता है। ठीक है, खरीदते समय भी लगेगा, बेचते समय भी लगेगा। एसटीटी किस पे लगेगा? इक्विटी शेयर्स पे लगेगा और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे लगेगा। राइट, अब ये क्या होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, आप कहेंगे। तो उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज दिस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर में अगर आप इनडायरेक्टली पैसा लगाना चाहते हो तो आप पैसा लगा सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड। देखिए, इक्विटी शेयर में पैसा लगाने के लिए ना आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप गलत शेयर में पैसा लगा दोगे तो पैसे डूब भी जाएंगे आपके। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर है। लोगों को इक्विटी मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाते हैं। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। जैसे मैंने पैसा दिया, आपने पैसा दिया, सबसे पैसा इकट्ठा करेगी। और वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास एक एक्सपर्ट मैनेजर होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फंड को मैनेज करता है। वो अब उस पैसे को अलग अलग शेयर्स में लगा देता है। ठीक है, अब जिस हिसाब से उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, आपने म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए लगाए, मैंने 10,000 रुपए लगाए, किसी ने लाख रुपए लगाए, किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए। कुल मिला के म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? 100 करोड़ रुपए आ गया। अब उसने डिफरेंट इक्विटी शेयर में इस पैसे को लगा दिया, डिफरेंट कंपनी के शेयर्स वगैरह में पैसे लगा दिया, अलग अलग जगह लगा दिया। ठीक है, अगले दिन इस 100 करोड़ की वैल्यू पता है कितनी हो गई? मार्केट वैल्यू 101 करोड़। आपने म्यूचुअल फंड में लगाया था कितना? 1,000 रुपए। 1% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका म्यूचुअल फंड जो 1,000 का था वो भी हो गया 1,010 का। आया समझ में कि इसमें कैसे गेन होता है? हम पैसा खुद से डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में नहीं लगाते, हम पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। राइट, उस पैसे को इन्वेस्ट करती है और उससे जो रिटर्न आता है, जितना वैल्यू ग्रो करती है उसके इन्वेस्टमेंट की, उतना ही मेरा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर जाता है। अब आप कहेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी कमाती क्या है? तो बेसिकली जब 100 करोड़ रुपए उसके पास आता है तो 100 करोड़ रुपए पूरा नहीं लगाया जाता है, उसमें जो मैनेजर होता है उसका खर्चा, बाकी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा काट लिया जाता है और उसे बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, वो पहले से डिसाइडेड होता है कि हम कितना पैसा काटेंगे। जैसे मान लीजिए 0.5% उसने काट लिया, 0.5% में अब ये पूरा फंड मैनेज होगा, जो भी इंप्लॉइज वगैरह उनकी सैलरी वगैरह सब 0.5% में निकाली जाएगी। ठीक है, और बाकी तो इस तरीके से एक्सपेंस रेशियो होता है। तो मोटा मोटी 100 करोड़ का इन्वेस्ट होते समय 100 करोड़ नहीं इन्वेस्ट हो पाएगा, वो 99.5 करोड़ ही इन्वेस्ट होगा। अब वो 99.5 करोड़ से अगर 101 करोड़ हो गया तो, लेकिन अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज कैसे माना जाएगा? वो 100 करोड़ के ऊपर जितना बढ़ा है वो इंक्रीज हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसमें से पैसा तो निकल गया, छोड़ दीजिए, इतना दिमाग मत लगाइएगा। तो जितना ये पैसा ग्रो करता है, छोटा सा पैसा हालांकि कट जाता है एक्सपेंस के तौर पे, बाकी ये जितना ग्रो करता है उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करते जाता है। अब ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या है? अब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अगर 100 करोड़ रुपए आए तो वो जगह जगह अलग अलग जगह लगाएगा। ठीक है, वो बहुत सारे इक्विटी शेयर में पैसा लगा देता है, फिर बहुत सारे कंपनियों के डिवेंचर्स भी खरीद लेता है। कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करते हैं, कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं ताकि पूरा पैसा डूब ना जाए। ठीक है, इक्विटी शेयर में सारा पैसा लगा देंगे तो बड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा? ठीक है, मार्केट गिरा तो पता चला सारा पैसा ही गिरने लग गया। ठीक है, तो कुछ वो लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेते हैं कि भाई पैसा इसमें डूबेगा नहीं, बढ़ेगा, कम ही बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा ही। ठीक है, तो मिक्सचर बनाते हैं उसका बहुत अच्छा सा 100 करोड़ रुपए का, ताकि ओवरऑल कुल मिला के मार्केट हमेशा पैसा ग्रो ही करता रहे। राइट, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड 65% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी खरीद ले
तो ऐसे म्यूचुअल फंड को कहा जाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। याद रहेगा आपको, अगर एक म्यूचुअल फंड के पास 100 करोड़ रुपए आया म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, उसमें से 65% यानी कि 65 करोड़ या उससे ज्यादा उसने क्या खरीद लिया, इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, तो वो कहलाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी शेयर की खरीद पे और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री, दोनों की खरीद और बिक्री पे क्या लगता है, एसटीटी। नाउ व्हाट इज कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स? मैंने आपको तो बताया है कि स्टॉक मार्केट में कमोडिटी मार्केट भी चलता है, जिसमें आप एग्रीकल्चर कमोडिटी, हल्दी धनिया मर्चा से लेके नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जिंक आयरन सब कुछ खरीद बेच सकते हो। ठीक है, तो कमोडिटी सीटीटी किस पे लगता है, नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी पे, नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी, एग्रीकल्चर कमोडिटी पे नहीं लगता है। तो याद रहेगा आपको, एसटीटी इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे लगता है और सीटीटी लगता है नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, यानी कि हल्दी धनिया मर्चा पे नहीं लगता है। गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये सब आप खरीद बिक्री करते हैं तो उस पर आपको सीटीटी पे करना पड़ता है, बहुत छोटा सा परसेंटेज होता है ये। ठीक है, तो ये खर्चा जो एसटीटी का और सीटीटी का है, ये खर्चा आपको अलाउड होगा इफ योर इनकम इज अंडर द हेड पीजीबीपी। और ये मैंने जब मैं सेक्शन 28 पढ़ा रहा था ना पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन, तो चार्जिंग सेक्शन को मैंने 4 क्लास में पढ़ाया है। जो चौथी वाली क्लास है उसमें पूरा समझाया है ये सारी बात कि कब इनकम कैपिटल गेन होती है और कब इनकम पीजीबीपी होती है, कब स्पेकुलेटिव होती है। स्पेकुलेटिव भी हालांकि पीजीबीपी की इनकम ही हुई। तो जब पीजीबीपी की इनकम या स्पेकुलेटिव इनकम आती है तो एसटीटी या सीटीटी अलाउएबल खर्चा है। ठीक है, हालांकि अगर इनकम कैपिटल गेन की हो जाए तो ये एसटीटी अलाउ नहीं होता। ठीक है, इक्विटी शेयर के केस में तो इनकम क्या हो सकती है, जैसे सीटीटी नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी में दे रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमेशा इनकम कौन सी होती है, देखिए ट्रांजैक्शन टैक्स स्टॉक मार्केट में 2 तरीके का लगता है, एक हो गया एसटीटी और दूसरा हो गया सीटीटी। ठीक है, सीटीटी किस पे लगता है, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी पे। ठीक है, और इसमें हमेशा कौन सी इनकम आती है, पीजीबीपी। ठीक है, तो यहाँ पे पीजीबीपी में सीटीटी अलाउड एक्सपेंस है, मतलब सीटीटी का भी खर्चा घटा लोगे। ठीक है, इनकम निकालते समय। एसटीटी कहाँ पे लगता है, एसटीटी लगता है शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे। ठीक है, अब इसमें कैसी कैसी इनकम आ सकती है, इसमें इनकम आ सकती है स्पेक्यूलेटिव, इसमें इनकम आ सकती है पीजीबीपी, इसमें इनकम आ सकती है कैपिटल गेन। आज खरीद के आज बेचोगे स्पेक्यूलेटिव होता है, आज खरीद के आज के बाद कभी भी बेचोगे तो कैपिटल गेन या पीजीबीपी हो सकता है। रिमाइंड करा रहे हैं, बस भूल गए हो तो चौथी क्लास पीजीबीपी की देख लेना। ठीक है, पीजीबीपी या कैपिटल गेन में से कुछ भी हो सकता है। नाउ कैपिटल गेन कब होगा, कैपिटल गेन होगा जब आप आज खरीदोगे और कल बेचोगे और आप अपने आप को क्या बोलते हो, आज खरीद के आज के बाद कभी भी बेचोगे और आप अपने आप को इन्वेस्टर कहते हो। और यही पीजीबीपी कब होता है, जब आप कहते हो नहीं हम तो ट्रेडर है भाई। ठीक है, हमको तो थोड़ा सा भी मुनाफा होगा हम बेच देंगे, हम शेयर खरीदते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, बस खरीदेंगे बेच देंगे। ठीक है, आज खरीद के आज बेचोगे तब तो स्पेक्यूलेटिव है, मतलब इंट्राडे में स्पेक्यूलेटिव है, इंटरडे में ये दोनों हो सकता है, इंटरडे में ये दोनों हो सकता है। गॉट इट, ये इंट्राडे है और ये इंटरडे है। स्पेक्यूलेटिव और पीजीबीपी इसमें जो खर्चा होता है एसटीटी अलाउड एक्सपेंस है, कैपिटल गेन में एसटीटी अलाउड एक्सपेंस नहीं है, एसटीटी नॉट अलाउड। मतलब इनकम कैसे निकाली जाती है, सेल माइनस परचेज प्राइस। ठीक है, तो सेल माइनस परचेज प्राइस जब हम लेंगे और तो हम एसटीटी भी घटा देंगे, सेल माइनस परचेज प्राइस भी घटाएंगे और एसटीटी भी घटाएंगे अगर हमको पीजीबीपी या स्पेकुलेटिव की इनकम निकालनी है। लेकिन कैपिटल गेन निकालनी है तो बस सेल में से हम क्या घटाएंगे, सेल में से परचेज घटाएंगे। ठीक है, ब्रोकरेज भी एक खर्चा लगता है इस टैक्सेस के अलावा, ये मैं आपकी नॉलेज में ऐड कर दूं। और ब्रोकरेज हर जगह खर्चा माना जाता है, आप हर जगह घटाएंगे ब्रोकरेज का खर्चा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेल किया है आपने 105 में, परचेज किया था आपने 102 में, ब्रोकरेज लगी है 1 रुपया और एसटीटी लगा है 50 पैसा। ठीक है, अगर ये इनकम पीजीबीपी या क्या स्पेक्युलेटिव है तो ये कैसे निकलेगी? पीजीबीपी या स्पेक्युलेटिव है तो 105 102 माइनस 102 माइनस 1 माइनस 50 पैसा, 103 रुपये 50 पैसा, 1.5 रुपया प्रॉफिट आएगा। अगर यही इनकम कैपिटल गेन की निकालनी हो तो 105 में से 102 घटाएंगे, ब्रोकरेज 1 रुपया घटाएंगे, 103 माइनस हो गया 2 रुपया प्रॉफिट आएगा। ये 50 पैसा नहीं घटाने को मिलेगा, समझ रहे हो? ये 50 पैसा नहीं घटाने को मिलेगा इफ यू आर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। लिख सकते हैं आप, नोट करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। परचेज ऑफ शुगर केन, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred by a cooperative society engaged in the business of manufacture of sugar for the purchase of sugar cane at a price which is equal to or less than the price fixed or approved by the government shall be allowed। अब देखिए, जो कंपनियां चीनी बना रही हैं, ठीक है, शुगर मिल्स की बात हो रही है, उनके लिए क्या बोल रहा है? जैसे वो अपना पीएल बनाएंगे तो इसमें होगा बाई सेल ऑफ शुगर, ठीक है, इधर होगा परचेज ऑफ शुगर केन। ठीक है, अब मान लीजिए उन्होंने परचेज ऑफ शुगर केन किया है 100 kg एट द रेट ऑफ, हमको तो मालूम ही नहीं है शुगर केन का रेट क्या होता है, मान लेते हैं 10 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि शुगर केन का गवर्नमेंट रेट ऑफ शुगर केन। अब ये गवर्नमेंट रेट क्या होता है? एक्चुअली गवर्नमेंट एक रेट निर्धारित करती है कि जो किसान है उनको अच्छा भाव मिले गन्ने का, ठीक है, शुगर केन मतलब गन्ना, तो अच्छा भाव मिले, तो गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड कर रखा है वो कितना है? वो है, मान लेते हैं 9 रुपया। तो अब इस शुगर मिल वाले को अपनी पीएल में भले वो 10 रुपये का माल खरीदा है शुगर केन, तो भी उसको 9 रुपया ही अलाउड होगा। तो अब जो भी उसकी पीजीबीपी आ रही होगी, जो भी उसका प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, वॉट एवर प्रॉफिट आ रहा होगा, इसमें क्या होगा? 100 kg इंटू 1 रुपीज 100 रुपया एड बैक हो जाएगा। यानी उसको परचेज और शुगर केन का खर्चा कितना अलाउ होगा? 9 रुपए की रेट से। 9 रुपया या उससे कम वो परचेज हो सकती है, उससे ज्यादा होगी तो अलाउड भी नहीं होगी। ये बात समझ में आया? देखिए, गवर्नमेंट कह रही है कि जो गवर्नमेंट रेट निर्धारित करती है, गवर्नमेंट तो खुद ही अच्छे से अच्छा रेट किसको दिलाना चाहती है? किसानों को दिलाना चाहती है। सच पूछिए तो किसान मजबूर हो जाते हैं, वो कम रेट में बेच देते हैं, ज्यादा में तो बेच ही नहीं पाते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। तो अगर कोई कंपनी ये कहती है कि गन्ने का भाव गवर्नमेंट ने 9 रुपया निर्धारित किया है, तो वो कंपनी 9 से भी कम में खरीद लाई होगी, क्योंकि किसान कभी कभी मजबूर हो जाते हैं, जल्दी से बेचो, निकालो, पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रेट रख रखी है, गवर्नमेंट किसानों की मदद करना चाहती है, वहां पे रेट हाई रखा जाता है, राइट। प्रैक्टिकली मार्केट में या तो उस रेट पे बिकता है माल, या तो उससे कम पे ही बिकता है, ज्यादा पे तो बिकता ही नहीं है। अगर एक कंपनी ये कह रही है कि गन्ना हम 10 रुपए किलो के भाव से खरीद के लाए हैं, तो इनकम टैक्स कह रहा है हम नहीं मानते, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट निर्धारित 9 रुपया का है ना, तो या तो तुम 9 रुपया खरीदोगे या तो उससे भी कम में ही खरीदोगे, राइट। तो आपको 9 रुपया मैक्सिमम पर केजी यहाँ पे अलाउड होगा, वॉट एवर द रेट इज डिसाइडेड बाई गवर्नमेंट। सपोज यहाँ पे अगर 8 रुपए में परचेज होता और गवर्नमेंट का रेट 9 रुपया होता तो ठीक है, फिर तो 8 रुपये परचेज मानी जाएगी। कम मानी जाएगी गवर्नमेंट रेट से या गवर्नमेंट रेट तक मानी जाएगी? गवर्नमेंट रेट से ऊपर है तो गवर्नमेंट रेट तक ही मानी जाएगी, राइट। The amount of expenditure incurred by a cooperative society engaged in the business of manufacture of sugar for the purchase of sugar cane at a price which is equal to or less than the price fixed or approved by the government shall be allowed। या तो इक्वल वाला अलाउ होगा या लेस देन वाला अलाउ होगा, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा तो जितना गवर्नमेंट की प्राइस है बस वहीं तक अलाउ होगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में आते हैं, फिर आगे की बात करेंगे आपसे।